नमस्कार। आज हम भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पैसे को मैनेज करने के उस बड़े सवाल पर बात करने वाली हैं जो हर महीने की पहली तारीख को हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास मास्टरिंग द इंडियन मिडिल क्लास फाइनेंशियल रोड मैप नाम की एक गाइड से कुछ बहुत ही काम के हिस्से हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस गाइड की मदद से एक तरह का कह सकते हैं वित्तीय किला बनाने का नक्शा समझे। वित्तीय किला, ये आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। एक ऐसा किला जो हमें आज की छोटी बड़ी मुश्किलों से भी बचाए और भविष्य के लिए भी महफूज रखे। और मुझे लगता है कि गाइड का भी यही मकसद है, डराना नहीं बल्कि एक तरह से एम्पावर करना, ये दिखाना कि पैसे का मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। ये बस कुछ सही आदतें बनाने का नाम है। ये एक रोड मैप है, कोई सख्त नियम कानून की किताब नहीं जिसे आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस किले की पहली ईंट यानी इसकी नींव से शुरू करते हैं। गाइड कहती है कि सब कुछ अपनी आय को समझने से शुरू होता है। ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है कि हाँ, मुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है, पर गाइड इससे कई ज्यादा गहरी बात कर रही है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सैलरी जानने के बारे में नहीं है। गाइड इस बात पे जोर देती है कि हम अपनी आय के हर स्रोत को पहचानें और उसे लिखें मतलब फिजिकली? हाँ, फिजिकली या किसी ऐप में। आपकी सैलरी आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है, लेकिन शायद आपको कहीं से छोटा मोटा फ्रीलांस काम मिलता हो या बैंक एफडी से भी आ जाता हो, या साल में एक बार कोई बोनस आता हो। एग्जैक्टली। जब तक ये सब कुछ कागज पर एक जगह इकट्ठा ना हो तब तक हमारे पास पूरी तस्वीर ही नहीं होती। ये उस किले की नींव खोदने जैसा है। अगर आपको जमीन का ही ठीक से अंदाजा नहीं है तो आप मजबूत नींव कैसे डालेंगे? सही बात है। तो एक बार जब हमें पता चल गया कि पैसा आ कहाँ से रहा है, तो फिर दीवारें खड़ी करने की बारी आती है, मतलब बजट बनाने की। बजट। यहाँ पर गाइड एक बहुत मशहूर नियम बताती है, 50-30-20 का नियम। ये अक्सर सुनने में आता है, पर क्या ये वाकई भारतीय परिवारों के लिए प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ 50% तो शायद सिर्फ किराए में ही चला जाता हो। बिल्कुल। और गाइड भी इस नियम को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानती। इसे एक शुरुआती ढांचे की तरह देखना चाहिए। ओके। पहले से समझ लेते हैं। 50% आपकी जरूरतों के लिए है, जैसे घर का किराया, राशन, बच्चों की फीस। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो खर्चे हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। फिर 30% आपकी चाहतों या वांट्स के लिए है, मतलब बाहर खाना, घूमना फिरना, नए गैजेट्स, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये सब। और सबसे जरूरी 20% आपकी बचत और निवेश के लिए। तो उस परिवार का क्या जो मान लीजिए मुंबई या दिल्ली में रहता है और जिसकी आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ घर और बच्चों की स्कूल फीस में चली जाती है, उसका 50% तो वहीं खत्म हो गया। यहीं पर इस नियम का लचीलापन काम आता है। अगर आपकी जरूरतें 60% या 70% ले रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नियम फेल हो गया। तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपनी चाहतों वाले 30% हिस्से को कम करके शायद 10% या 15% पर लाना होगा। हाँ। ताकि बचत के लिए कम से कम 10% तो निकल सके। अच्छा। गाइड का असली जोर प्रतिशत पर नहीं है, आदत पर है। आदत डालना कि इनकम आते ही सबसे पहले बचत का हिस्सा अलग कर दिया जाए। ये तो पूरे माइंडसेट को बदलने वाली बात है। पहले बचत फिर खर्च। हाँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं सब खर्चों के बाद जो बचेगा उसे बचा लेंगे, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। सही। तो बजट हमें एक ढांचा देता है, लेकिन असल मुश्किल तो उस 50% और 30% के बीच की लकीर खींचने में आती है। मतलब क्या दोस्तों के साथ बाहर डिनर पर जाना जरूरत है या चाहत? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है और गाइड इसे मानती है। वो कहती है कि जरूरत और चाहत की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वो शायद आपकी चाहत है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और गाइड एक और तरीका सुझाती है, 1 महीने के लिए अपने हर छोटे बड़े खर्च को एक डायरी या ऐप में लिखें। हर एक खर्च? हाँ। महीने के अंत में जब आप देखेंगे कि आपके 20 कॉफी कप या 5 ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर पर कितने पैसे गए, तो तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। जागरूकता ही पहला कदम है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं पर क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर जैसी चीजें तस्वीर को और धुंधला कर देती है। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप। इसी से जुड़ा है कर्ज का विषय। गाइड अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में अंतर बताती है, जो एक बहुत ही रोचक विचार है। हाँ, और ये अंतर समझना हमारे वित्तीय किले के लिए बहुत जरूरी है। गाइड के मुताबिक अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में आपकी कोई संपत्ति यानी एसेट बनाए। ओके। या आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाए, जैसे कि होम लोन।
जिससे आप एक घर के मालिक बनते हैं। सही। या फिर एजुकेशन लोन जो आपको बेहतर करियर बनाने में मदद करता है। तो फिर खराब कर्ज क्या हुआ? पर्सनल लोन लेना, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या वो भी खराब है? वो तो एक मजबूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट है। गाइड इसे इस तरह देखती है, खराब कर्ज आमतौर पर उन चीजों के लिए लिया जाता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। हाँ, जैसे लेटेस्ट फोन खरीदने के लिए ईएमआई, छुट्टियों पर जाने के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का वो बिल जिसे आप घुमाते रहते हैं। मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति थोड़ी अलग है, वो एक जरूरत है। पर गाइड का इशारा इस तरफ है कि ऐसी इमरजेंसी के लिए कर्ज लेने की नौबत ही क्यों आए। अच्छा। यहीं पर हमारे किले की सुरक्षा प्रणाली यानी इमरजेंसी फंड का रोल आता है। तो अब हम किले की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यानी वो खाई जो किले को अचानक होने वाले हमलों से बचाती है। तो ये इमरजेंसी फंड क्या है और कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली। इमरजेंसी फंड आपका सबसे भरोसेमंद सैनिक है। इसका लक्ष्य है कि आपके कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा। 6 महीने? हाँ, कम से कम। और ये पैसा एक ऐसी जगह पर हो जहां से आप उसे कभी भी बिना किसी नुकसान के निकाल सकें, जैसे एक अलग सेविंग अकाउंट में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में। शेयर बाजार में नहीं? बिल्कुल नहीं। ये पैसा ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां बाजार के उतार चढ़ाव का असर हो। और ये इतना जरूरी क्यों है? लोग सोचते हैं कि पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? फंड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये आपको घबराहट में अपना निवेश, जैसे म्यूचुअल फंड या शेयर, हाँ, उसे नुकसान में बेचने से बचाता है, या फिर आपको हाई इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन लेने से बचाता है। मतलब ये आपके लंबे समय के सपनों को छोटी मोटी आपदाओं से सुरक्षित रखता है। बिल्कुल सही। और सुरक्षा की इस दीवार में बीमा यानी इंश्योरेंस की ईंटें भी लगती होंगी। गाइड इसे लेकर क्या कहती है? बीमा तो इस किले की सबसे ऊंची और मजबूत दीवार है। गाइड 2 तरह के बीमा को नॉन नेगोशिएबल यानी बेहद जरूरी मानती है। ओके, कौन कौन से? पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय में मेडिकल का खर्च इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक बड़ी बीमारी आपकी सालों की बचत को खत्म कर सकती है। ये तो सच है। इसलिए पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ कवर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अक्सर लोग जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इतने सारे प्लान हैं, यूलिप, एंडोमेंट। और गाइड इसी कंफ्यूजन को साफ करती है। वो कहती है कि बीमा को निवेश से कभी नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा। बीमा का सिर्फ एक काम है रिस्क कवर करना। इसलिए गाइड टर्म इंश्योरेंस को सबसे बेहतर विकल्प बताती है। इसका क्या फंडा है? फंडा बहुत सिंपल है। आप कम प्रीमियम देते हैं और बदले में आपको एक बहुत बड़ा कवर मिलता है। अगर परिवार के कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाता है तो ये पैसा परिवार को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने में मदद करता है। गाइड निवेश वाले प्लान्स जैसे यूलिप से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि अक्सर उनमें रिटर्न कम और खर्चे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने किले की नींव बना ली, दीवारें खड़ी कर दी और सुरक्षा के लिए खाई भी खोद ली। अब बात आती है किले को और ऊंचा और भव्य बनाने की, मतलब संपत्ति बनाने की। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे पीपीएफ या ईपीएफ। हाँ, पीपीएफ, ईपीएफ और बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विकल्प। इनमें रिटर्न की गारंटी होती है और आपका पैसा सुरक्षित रहता है। और दूसरा रास्ता जहां थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सके, वो है ग्रोथ का रास्ता, जो लंबी अवधि के लिए है। इसमें म्यूचुअल फंड का जिक्र आता है, खासकर एसआईपी के जरिए। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, एसआईपी को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक पैसे का गुल्लक मानना, जिसमें आप हर महीने एक तय रकम डालते हैं। लेकिन ये गुल्लक मिट्टी का नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ से जुड़ा है। तो समय के साथ आपका पैसा भी आपके साथ साथ बढ़ता रहता है। ये अनुशासन बनाने का एक अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन कई लोग शेयर बाजार के नाम से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, और ये एक वाजिब डर है। गाइड एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है, शेयर बाजार में बिना पूरी जानकारी और रिसर्च के सीधे पैसा न लगाएं। मतलब टिप्स पर भरोसा न करें। बिल्कुल नहीं। दूसरों की टिप्स पर या रातों रात अमीर बनने के लालच में निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। इसीलिए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड को एक बेहतर विकल्प बताया गया है, क्योंकि वहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। एग्जैक्टली। संदेश साफ है
निवेश हमेशा समझदारी और धैर्य के साथ किया जाना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। तो ये तो हो गई संपत्ति बनाने की बात, लेकिन इस किले को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी तो सुरक्षित करना होता है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और सबसे जरूरी अपना खुद का रिटायरमेंट। और इन लंबी अवधि की योजनाओं के लिए गाइड दो बहुत ही व्यावहारिक बातें कहती है। पहली, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या? वो है अपने हर बैंक अकाउंट और हर निवेश में नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट कराएं। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटी सी, लेकिन ये आपके न रहने पर आपके परिवार को बहुत बड़ी कानूनी और कागजी झंझटों से बचा सकती है। ये आपके किले की वसीयत लिखने जैसा है। और दूसरी बात जो रिटायरमेंट से जुड़ी है, वो है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग 30 की उम्र में शुरू करनी चाहिए, 50 की उम्र में नहीं। जितनी जल्दी उतना बेहतर। हाँ, इसके लिए एनपीएस और पीपीएफ जैसे विकल्पों का जिक्र है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं। इसे ऐसे समझिए, जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको उस पर ब्याज मिलता है। अगले साल आपको मूलधन के साथ साथ उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब ब्याज पर ब्याज। हाँ, आपका पैसा जितना ज्यादा समय तक निवेशित रहेगा वो उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। समय ही आपके पैसे का सबसे अच्छा दोस्त है। हमने इतनी सारी बातें की, आय, बजट, कर्ज, बीमा, निवेश। अगर किसी को इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 या 4 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो गाइड के हिसाब से वो क्या होंगी? जरूर, अगर सार निकालना हो तो पहली बात है अपना माइंडसेट खर्च के बाद बचत से बदलकर बचत के बाद खर्च पर लाएं। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। दूसरी बात, एक मजबूत इमरजेंसी फंड और सही बीमा मतलब हेल्थ और टर्म, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी निवेश से पहले। किले की सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल। और तीसरी बात, लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए धैर्य के साथ एसआईपी शुरू करें और उसे चलने दें। बाजार के शोर शराबे से घबराए नहीं। और चौथी बात, आय के सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर ना रहें। साइड में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते रहें जो आपकी कमाई बढ़ा सके। तो इस गाइड से हमने सीखा कि वित्तीय प्रबंधन कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि छोटे छोटे और सही कदमों से अपना एक मजबूत किला बनाने जैसा है। आय को समझने की नींव से लेकर बजट की दीवारें खड़ी करने, इमरजेंसी फंड और बीमा से सुरक्षा बनाने और फिर निवेश से भविष्य को ऊंचा उठाने तक का एक बिल्कुल स्पष्ट नक्शा हमारे सामने है। और अगर इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाए तो ये सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, ये जीवन के लक्ष्यों को पाने का एक जरिया है। ये हमें आजादी और आत्मविश्वास देता है। हाँ, जब आपको पता होता है कि आपका वित्तीय किला मजबूत है तो आप करियर में रिस्क ले सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और जिंदगी को ज्यादा खुलकर जी सकते हैं। ये तनाव से मुक्ति की ओर एक कदम है। सही कहा। ये पूरी चर्चा एक सवाल सोचने को मजबूर करती है। ये जो वित्तीय किले का नक्शा हमने समझा, क्या ये सभी के लिए एक जैसा है? गाइड के अंत में ये सवाल पूछा गया है कि ये योजनाएं एक 22 साल के युवा के लिए चाहिए जो अभी अभी कमाना शुरू कर रहा है, या एक 40 साल के व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है? बहुत दिलचस्प सवाल है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि किले के मूल सिद्धांत तो वही रहते हैं, नींव, दीवारें, सुरक्षा, लेकिन जीवन के अलग अलग पड़ावों पर उस किले का डिजाइन और उसका आकार कैसे बदलता जाता है।